अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है और बजट में लगने वाले टैक्सेस से महंगाई मजीद बढ़ेगी। ये सब हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ का नतीजा है या फिर IMF के प्रोग्राम का नतीजा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर साहब। और प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा इसमें बात होगी कि मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में अपने ही लोगों को अपने खिलाफ क्यों कर रही है। सिखों के मजहबी पेशवा गुरु अर्जुन देव की बरसी के मौके पर भारत ने अपने शहरियों को आखिर पाकिस्तान आने से क्यों रोका, इस पर बात होगी। लेकिन प्रोग्राम में हम पहले बात करने जा रहे हैं कि ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत बजट पर बहस करवाना ही नहीं चाहती। क्या हुकूमती रवैया इसकी तायद कर रहा है? इस पर बात करें। नाजरीन, साल 2019-20 के बजट का कुल हजम तकरीबन 7,000 अरब रुपए है। इसमें से जो 3,000 अरब रुपए हैं ये तो सीधे सीधे कर्जों, जो साबका कर्जे हैं उनकी सूद की अदायगियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये वो कर्जे हैं जो ना पाकिस्तान की आवाम ने लिए और ना ही उन पर खर्च हुए, लेकिन उनकी वापसी का जो बोझ है यकीनन ये हमारे आपके जो आम आवाम है उनके कमज़ोर कंधों पर ही पड़ने वाला है। इसी तरह रुपए की कदर में होने वाली कमी से जहां बैरूनी कर्ज़ों के हुजम में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वहीं पर IMF की शराइत के मुताबिक शरह सूद में होने वाला इजाफा कर्ज़ों की वापसी को भी यकीनन मज़ीद महंगा कर देगा। जबकि बजट में वफाकी हुकूमत की कुल आमदन का हदफ 6,720 अरब रुपए रखा गया है, जिसमें से 5,555 अरब रुपए की टैक्स रेवेन्यू FBR जो है ना इसने इकट्ठा करना है। ये यकीनन एक एग्रेसिव चैलेंज है हुकूमत के लिए। ये रकम गुज़श्ता माली साल से 1,150 अरब रुपए ज़्यादा है और ये सब बोझ जो है हमें और आपको ही उठाना पड़ेगा। मुआशी माहिरीन की बात करें तो उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए और काफ़ी हद तक मुश्किल भी है। सवाल यह है कि नए पाकिस्तान में क्या अवाम रिलीफ नाम के लफ्ज़ को भूल जाएँ? क्या गरीब तक कब तक इस महंगाई की चक्की में जो है ऐसे ही पिसता रहेगा? एमनेस्टी स्कीम्स भी लानी है, IMF से कर्जे भी लेने हैं, सब काम गुज़श्ता हुकूमत वाले करने हैं, तो फिर नई मंजिल नया पाकिस्तान आखिर कैसे बनेगा? हुकूमत के खिलाफ एक जानिब जो है वो मुआशी मुहाज खुला हुआ है, तो दूसरी जानिब सियासी मुहाज पर भी हुकूमत हमें इस्तेहकाम पैदा करने में नाकाम नज़र आ रही है। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में शायद पहला इजलास था जो कि हुकूमती अरकान के शोर शराबे की वजह से मुलतवी किया गया और अपोजिशन भी अब ये दावा कर रही है कि हुकूमत जो है ये बजट पर बहस होने ही नहीं देना चाहती है। क्या अपोजिशन का ये दावा दुरुस्त है? क्या हुकूमत को अपनी जारहाना पॉलिसी से मुल्क में फैलने वाली जो एक सियासी बेयकीनी है इसका कुछ इदराक है भी या नहीं? इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर साहब ने। बहुत शुक्रिया हमाद आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस पूरे बजट में हमें जो हुकूमत का एक फोकस नज़र आया है, जो एक बड़ा मैसिव टारगेट आप लोगों ने रखा है, वो है 5,500 अरब रुपए का जो टैक्स रेवेन्यू है। एक बड़ा एग्रेसिव चैलेंज है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग इसमें पॉजिटिव कितने हैं कि आप इसको कलेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा, जो रेवेन्यू का ज़ाहिर टारगेट पूरा नहीं हो सका। अगर आप लोग भी इसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं समझते जो फिस्कल डेफिसिट है ये और बढ़ जाएगा? क्योंकि अब आप लोगों की पॉलिसी है कि स्टेट बैंक से मजीद जो है ना वो पैसे प्रिंट नहीं करवाने, लेकिन अगर ये टारगेट पूरा नहीं होगा फिर आपको पैसे लेने पड़ जाएंगे, मजीद छपाई होगी पैसों की, मजीद महंगाई होगी। ये सूरत हाल कंट्रोल होगी कैसे इस टारगेट को सामने रखते हुए? जी बहुत शुक्रिया। ये बात आपकी ठीक है कि हमने ये फ़ैसला किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़ नहीं लेगी क्योंकि इससे महंगाई होती है, आम लोगों पे इसका बोझ पड़ता है। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो हमारा टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है 5,500 अरब रुपए, ये एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन ये सब कुछ एक पस मंज़र में हो रहा है कि पिछले 10 साल में आपके जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, टैक्स टू GDP रेशियो जिसे हम कहते हैं, उसमें सिर्फ 1.5% इजाफा हुआ है। तो लेकिन आपके जो अखराजात हैं वो काफ़ी फ़ीसद बढ़ चुके हैं रियासत के। तो हमने अब ये टारगेट किया है अपने लिए कि अगले 3 से 4 साल में हमने 3 से 4% हमने टैक्स टू GDP रेशियो को बढ़ाना है। आया ये मुमकिन है कि नहीं? मैं आपको एक और आज़ादोशुमार देता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा आमदन है, जो पाकिस्तान का मौजूदा मईशत का हुजम है, इस पे वर्ल्ड बैंक की भी स्टडीज़ हैं, पाकिस्तान के अपने इदारों की भी स्टडीज़ हैं। इसी आमदन के ऊपर पाकिस्तान को तकरीबन 7 से 8 हज़ार अरब रुपए सालाना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन हम इकट्ठा कर रहे हैं 4 साढ़े 4 हज़ार अरब। हाँ।
तो ये पोटेंशियल ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन कुछ पॉलिसियों की में नुक्स था, कुछ एफबीआर की कमज़ोरी थी, जिसकी वजह से ये हम अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सके। बजट के अंदर, क्योंकि ये एक पॉलिसी एक्सरसाइज होती है, हमने बहुत सारे वो पॉलिसी के नुक्स निकाले हैं, जिसकी वजह से हज़ारों अरबों रुपए का सालाना नुकसान हो रहा था। और अब जब ये बजट इंशाल्लाह ताला पास हो जाता है तो हम एक एफबीआर का रोड मैप लेके आएंगे, जहाँ पे हम इसको एक ताकतवर इदारा बनाएंगे, और आप फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये टारगेट हम अचीव करेंगे। लेकिन आप लोगों की पॉलिसी से ये तो लगता है कि अब नॉन फाइलर्स होना जो है ना वो बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 19 लाख जो हैं वो टैक्स पेयर्स हैं, जिनमें से 6 लाख वो हैं जो सैलरी वाले लोग हैं। तो 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ यही लोग जो है ना वो टैक्स देते हैं। मतलब कि आप लोगों का फोकस क्या है, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं हम जैसे आम लोग, आम आवाम, या फोकस आप लोगों का वो है उन लोगों को टैक्स नेट में लेकर आना जिन्होंने कभी टैक्स दिया ही नहीं है, जो कभी अपनी आमदन जाहिर ही नहीं करते हैं? आप लोगों का फोकस क्या है, आम आदमी को और जो है ना उस पर मजीद बोझ डालना? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ 19 लाख लोग टैक्स देते हैं। टैक्स तो सब देते हैं। आप माचिस की डिब्बी भी लेने जाएं तो उस पर एक आम आदमी टैक्स देता है। टैक्स फाइलर्स की तादाद जो है वो 20 लाख है। हमने अब ये इस चीज़ को, पहले ये था कि एक नॉन फाइलर की कैटेगरी बना दी गई थी, जो कि कानूनी तौर पे गलत थी, कि आप थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा दें तो आप अपनी तमाम आमदन जो है वो बेशक ना दिखाएं और आप अपने असासे भी जाहिर ना करें तो रियासत आपको कुछ नहीं कहती थी। उस कैटेगरी को ख़त्म करके पुराने कानून को दोबारा बहाल किया है, जहाँ पे अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप जो है फिर एक कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे और रियासत आपको प्रोसिक्यूट करेगी। इसमें हम एक ऑटोमेटिसिटी भी लेके आ रहे हैं कि हम जब ये नॉन फाइलर्स को बड़ी परचेजेस करेंगे तो हम इनका डेटा हमारे पास आएगा, हम इनके पीछे जाएंगे। नंबर 2, हमने एक वो काम किया जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया, वो था बेनामी रूल्स को हमने लागू किया। आपके मुल्क में इस वक्त करोड़ों बैंक अकाउंट्स जो हैं वो बेनामी हैं, करोड़ों जायदादें जो हैं वो बेनामी हैं। हमको आज से 4-5 माह पहले बेनामी रूल्स को हमने लागू किया। अब हुकूमत पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि जहाँ कहीं पे भी बेनामी जायदाद या बेनामी अकाउंट डिटेक्ट होएगा, हम उसे जब्त कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे, और कम से कम उस शख्स को जिसने इस सारे की चीज़ के पीछे पसे पर्दा होगा, उसको 7 साल कैद जो है वो होएगी। इसी तरह बहुत सारे और एवेन्यूज़ थे, इंडस्ट्री के अंदर छुपे हुए थे, आपकी रिटेल के अंदर छुपे हुए थे, जहाँ पे काला धन जो है आपकी प्रॉपर्टी मार्केट्स के अंदर छुपे हुए थे, जहाँ पे काला धन छुपाने के लिए बहुत सारी पॉलिसी के अंदर नुक्स थे। उन सब को हमने इस बजट के अंदर जो है एक एक करके उसको हमने बंद किया है। तो इसलिए इस जो मौजूदा हुकूमत है उसका मुकम्मल तौर पे इस बजट के अंदर जो डायरेक्शन है वो यही है कि इसको टैक्स बेस की ब्रॉडनिंग की जाए, क्योंकि माजी में जो हमारा थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ता भी रहा है। ज़ाहिर है आप लोगों का कोई टारगेट तो होगा कि जो नॉन डॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जिनकी जायदादें जिन्होंने जाहिर नहीं की हुई, वो उसको ज़ाहिर है एमनेस्टी, उसी के लिए आप लोग एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हैं। आप लोगों का टारगेट क्या है? इससे फ़र्क कितना पड़ेगा, कितना आप कलेक्ट कर पाएंगे इससे? क्योंकि अब माजी में आप लोग ऐसी ही एमनेस्टी स्कीम पर, नून लीग पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी करते रहे हैं। जी, जहाँ पे कहीं पे भी दुनिया में बेनामी कवानीन को लागू किया गया है तो उसके साथ साथ, और हमारे इंडिया में, श्रीलंका में, हर जगह हमें, बांग्लादेश में इसकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि वहाँ पे एक फिट एसेट डिक्लेरेशन स्कीम लाई जाती है ताकि लोगों को एक आसान रास्ता दिया जाए आखिरी मरतबा। तो इसलिए क्योंकि अब ये बेनामी जो कानून है ये बड़ा सख्त कानून है, मतलब मुकम्मल तौर पे जायदाद की जब्त की या अकाउंट में जितनी रकम पड़ी है उसकी जब्त की, 7 साल कैद, एक सख्त कानून है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इससे पहले कि कोई शिकायत करे कि हुकूमत ने ज़्यादती की, आपने बड़ा सुना होगा जी टैक्स पेयर को हरासा किया जा रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो इससे पहले कि कोई ऐसी शिकायत आए हम ये समझते थे कि एक एसेट डिक्लेरेशन स्कीम आनी चाहिए मार्केट के अंदर और लोगों को आसान रास्ता देना चाहिए। टारगेट क्या है? इसका कोई टारगेट नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये हम लेके नहीं आए रेवेन्यू के लिए। ऑल्दो अगर इस वक्त आप मेरे से पूछें तो जो हमें एफबीआर के अंदर और जो हमें टैक्स बार के वकला से हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे दफ्तर भरे पड़े हैं लोगों से जो इस एमनेस्टी स्कीम को अवेल करने के लिए अब ईद के बाद से वक्त मांग रहे हैं। अच्छा, और तो बल्कि हमने ये बड़ी मरतबा कहा भी गया कि जी इसका आप टाइम एक्सटेंड कर दें, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं, लेकिन हम नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे टाइम एक्सटेंड? नहीं, हम इसकी डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। हमने यही फैसला किया है कि हम इसकी डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। हम एक टाइट टाइमलाइन के ऊपर चल रहे हैं, हमने उसी टाइमलाइन को फॉलो करना है। लोग आना चाहते हैं, उसकी वजह ये, देखें, हमने ये जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है ये इसीलिए इतनी आसान बनाई है माजी की स्कीम्स की बनिस्बत कि इसके लिए किसी खास वकील की या अकाउंटेंट की ज़रूरत भी नहीं है टैक्स पेयर को।
इसलिए अगर आप इसका एक सादा, हमने FBR की वेबसाइट पे उर्दू ज़ुबान में भी कानून का और उसके साथ एक्सप्लेनेटरी नोट्स का डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है, कोई शख्स भी उसे पढ़ ले तो वो ये खुद ही जान जाएगा कि इससे आसान स्कीम नहीं हो सकती। तो ये 30 का हमारे पास है, क्योंकि उसके बाद हम बड़े बेताब हैं कि हम इस वक्त जो बेनामी कवानीन हैं वो हमारे ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी डालते हैं कि हम उस कानून की अब बिला तफरीक जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो करें। हमारे ऊपर फैटफ के भी बंदिशें हैं, हम उसकी वजह से भी हम चाह रहे हैं कि अब हम ये जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और अनडॉक्यूमेंटेड बैंकिंग सेक्टर है इसके पीछे पूरी तेज़ी से जाएं। इसलिए वक्त हमारे पास भी कम है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम है, वैसे 1.5 माह का हमने टाइम दिया था, तो ये काफ़ी टाइम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर साहब हमारे साथ हैं। अपनी तरफ से आप लोग दुरुस्त इक़दाम उठा रहे हैं। इस बजट के बाद बहुत ज़्यादा काफ़ी सनतकारों से, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि अब आप लोगों ने शुगर पर भी टैक्स लगा दिया है, आप कहते हैं कि आम बंदे पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीमेंट पर आप लोगों ने टैक्स लगा दिया है, बेवरेजेस पर आप लोगों ने टैक्स लगा दिया है। ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ भी तो इससे इफेक्ट होंगी ना, और कारोबारी तबके को एतमाद में लिए बगैर आप नहीं समझते कि मुल्क में आप रेवेन्यू इकट्ठा कर ही नहीं सकते? एक तरफ हम लोगों ने अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी कम करना है, आप लोगों ने बरामदात भी बढ़ानी है, और बरामदात कब बढ़ेंगी? जब आप लोगों की यहाँ पर ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज चलेंगी, पैदावार आप लोगों की बढ़ेगी। तो आपको नहीं लगता कि सनतकारों को, जो ताजर बरादी कारोबारी तबका है, आप लोग वो कह रहे हैं आप लोगों ने उनके साथ ज्यादती कर दी, उनको एतमाद में लिए बगैर इतने टैक्सेस लगा दिए आपने? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो शुगर पे टैक्स लगा है 11% था पहले, उसको हमने बढ़ा के 17% किया है। मार्केट में जो फ़ी किलो तैयार शुगर की कीमत है उसमें ₹3.5 ₹3.25 के करीब किलो का इस पे फ़र्क आता है अगर 100% टैक्स कंप्लायंस होए। बाकी तमाम जो खाने पीने की अशियाँ हैं उन पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। पहले जहाँ जहाँ पे फिक्सेशन थी उस फिक्सेशन को ख़त्म करके वहाँ पे 17% स्टैंडर्ड रेट लगाया गया, क्योंकि हमने ये नोट किया कि ये जो कारोबार हैं और सनतें हैं ये लोगों से तो टैक्स वसूल कर रही हैं उस पुराने जो ख़राब सिस्टम था उसके अंदर, लेकिन आगे वो FBR को जमा नहीं करा रही क्योंकि पॉलिसी के अंदर नुक्स था। तो उस चीज़ को हमने ठीक किया। या ट्रांसफर प्राइसिंग हो रही थी, एक टेक्निकल चीज़ होती है। FBR में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों से 18% जो है ना 17% टैक्स ले लेते हैं लेकिन हुकूमत को पे नहीं करते। ये FBR का कसूर है, ये FBR के निज़ाम की खराबियाँ हैं। नहीं, मुझे अगर आप मुकम्मल करने दें, दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी। आपकी अगर पॉलिसी में कोई नुक्स है, अगर आपने पॉलिसी में सब्सिडी दी हुई है, एग्जेम्पशन दी हुई है, या कोई लूप होल छोड़ा हुआ है, तो दुनिया की बेहतरीन भी अगर कोई टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी होएगी तो वो उस पॉलिसी के ज़रिए टैक्स नहीं कर सकेगी। पहला स्टेप यही है कि आप अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करें। दूसरा स्टेप ये है कि आप FBR को और अपनी टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी और प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को ठीक करें। पहला स्टेप हमने कर लिया, दूसरा अब आपको इंशाल्लाह चंद दिनों में नज़र आएगा। दूसरी चीज़, सनतों के लिए हमने क्या किया है। इस वक्त आपकी जो ख़ाम माल है 1650 आपका जो ख़ाम माल की आइटम्स हैं उनके ऊपर कस्टम्स टैरिफ को 3% से कम करके 0% कर दिया गया है। आपका इसके अलावा 40 अरब रुपए का एक्सपोर्ट सपोर्ट पैकेज है, 40 अरब रुपए की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इंडस्ट्री को बिजली के ऊपर। इसके अलावा हमने जो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए जो ₹6.5 फ़ी यूनिट और ₹7.5 सेंट्स जो है वो हमने गैस की कीमत जो है उसको हमने बरकरार रखा है। जो तमाम बाकी स्कीम्स हैं उन सब को हमने बरकरार रखा है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, ज़ीरो रेटिंग को हमने ख़त्म कर किया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ और मैं कपड़ा बनाता हूँ और मैं आधा कपड़ा अपना पाकिस्तान में बेच रहा हूँ तो उस आधे कपड़े के ऊपर मैंने टैक्स अदा करना है, और जो मैं आधा कपड़ा कहीं बैरून मुल्क भिजवा रहा हूँ उस पर मुझे वो तमाम रकम जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। इसलिए एक्सपोर्ट पे हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो हुजम है इस वक्त लोकल सेल्स का वो 1200 अरब रुपए है, और हमें उसके बदले में टैक्स कितना आ रहा है मुकम्मल 6 अरब रुपए सिर्फ, जो कि 1% भी नहीं है उसका। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। यही वो चीज़ें हैं कि अगर आप ख़त्म करेंगे तो आम आवाम पे बोझ नहीं डलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ टैक्स एवेजन हो रही है वहाँ से आपको फिर रकम आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने जो महंगाई की शरह आपके बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 11 से 13% रखी है, जिसका मतलब है ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट भी इससे बढ़ेगा, ज़ाहिर है काम तो नहीं होगा, कंट्रोल तो नहीं होगा। और इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में जो प्रोजेक्शन है आपके डॉक्यूमेंट्स में वो है 2891 अरब।
मतलब ये हुआ कि 7.2% का जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी जो शरह है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो ऊपर से काम किया, जो आप लोगों ने टारगेट रखा है फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए, वो ये कि सूबों को आपने जो कहा है कि 423 अरब रुपए वो सरप्लस की मद में जो है ना वो बचाएंगे। सूबों को आप लोग जो पैसे देंगे वो खर्च नहीं करेंगे, वो कैसे बचाएंगे? और अगर नहीं बचाएंगे तो फिर तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, जो 3,574 अरब हो जाएगा। तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे जो सूबों को पैसे दे रहे हैं वो खर्च नहीं करेंगे, वो बचा के आपको देंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, इसका मैं जवाब ज़रा देना चाहता हूँ जी प्लीज़। इस वक्त 18वीं तरमीम और पोस्ट NFC के बाद हमारे तकरीबन 60% के करीब रेवेन्यूज़ जो हैं वो प्रोविंसेस को चले जाते हैं। 5,500 अरब जो है वो रेज़ करेगी FBR और तकरीबन 100 अरब रेज़ करेंगे तमाम सूबे। जो वफाक है वो 60% पे करने के बाद ज़ाहिर है जितने कर्ज़ों का सूद है वो भी अदा करना तक मुकम्मल वफाक की ज़िम्मेदारी है। डिफेंस के ऊपर भी मुकम्मल वफाक की ज़िम्मेदारी है। सूबे माजी में क्या कर रहे थे, पंजाब की मिसाल ले लेते हैं कि 1300 अरब रुपए का खसारा जो था वो पिछले साल जो था वो छोड़ के चले गए पुरानी हुकूमत वाले, 1300 अरब रुपए का, और कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सूबे जो हैं वो भी अपनी फ़िस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं। सूबे भी अपने अखराजात को और अपनी आमदन में तवाज़ुन करें, अखराजात में कमी करें और अपनी आमदन जो FBR के बगैर प्रोविंशियल रेवेन्यूज़ अथॉरिटी सिर्फ इस वक्त 100 अरब रुपया इकट्ठा कर रही हैं, ये काबिल कबूल बात नहीं है। इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। मुकम्मल एग्रीकल्चर, आप लोग टारगेट पूरा कर सकते हैं। पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है, KPK में आप लोगों की है, बलूचिस्तान में क्या करेंगे, सिंध में क्या करेंगे? 2 जगहों से तो मान लिया आप लोग ये टारगेट पूरा कर पंजाब में तो अभी पंजाब में तो हमारी हुकूमत आई है और उसको अब हम इंशाल्लाह ताला हमारे वो जो गाइडलाइंस हैं वफाक की तरफ से और हमारी जो हारमनी उनके साथ मुकम्मल है। KP ने पिछले साल भी सरप्लस दिया था, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा था जिसने सरप्लस दिया था, बाकी किसी सूबे ने सरप्लस नहीं दिया था। तो कहने का मुराद ये है कि सिर्फ वफाक नहीं, सूबों को भी, क्योंकि देखें जब सूबा कोई खसारे में जाता है ना तो उस खसारे की जिम्मेदारी भी जो है वो इवेंचुअली फिर वफाक पे आ जाती है। वफाक कोई कर्जा लेना पड़ता है उसको अदा करने के लिए और फिर अगले साल उसको पूरा करने के लिए। ये इसलिए कहा गया है सूबों को कि आप भी जिम्मेदारी उठाएं। ये कफ़ायत शारी का टाइम है। देखें सिविल हम लोग क्या कर रहे हैं, वफाक क्या कर रही है, हमारे अखराजात हम कम कर रहे हैं। पहली मरतबा तकरीबन 7% औसतन महंगाई के बावजूद हमने 50 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने सिविल गवर्नमेंट की रनिंग के अंदर अपने बजट को कट किया, नंबर 1। नंबर 2, फ़ौज जो है इंतहाई प्रेशर के बावजूद उन्होंने 1150 पे अपना बजट मुस्तहकम रखा। बहुत से उन्होंने अपने अफसरान की पे स्केल्स को फ्रीज़ किया और एक कफ़ायत शारी का उन्होंने बहुत अच्छा एक बेहतरीन उन्होंने सबूत दिया। 3, काबीना ने अपनी जो है वो कफ़ायत शारी के ज़रिए 10% कटौती की तनख्वाहों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम कर रहे हैं अपने अखराजात को कम करने के लिए। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सूबे भी करें, क्योंकि ये सब जो आपका इवेंचुअली फ़िस्कल डेफिसिट बनता है वो मजमुआ होता है सूबों की आमदन का भी, सूबों के अखराजात का भी, और वफाक की आमदन का और वफाक के अखराजात का। तो सबको मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये स्टेबलाइजेशन के, इसको स्टेबलाइजेशन कहते हैं, कि पीरियड से हम बड़ी जल्दी निकल रहे हैं। जिस तरीके से हमारे बैरूनी खसारे जो हैं वो कमी की तरफ आ रहे हैं, जिस तरीके से हमें बैरून मुल्क से बहुत अच्छी इमदाद मिल गई है। आज आपके शो में मैं ये भी खुशखबरी देना चाहूँगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने प्रोग्राम लोन्स के अलावा आज $3.4 अरब ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years पाकिस्तान को फराहम करने का ऐलान किया है। अच्छा। ये उस एड और ग्रांट्स के अलावा हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें देता है, और इसके अलावा जो कतर के अमीर हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं अगले हफ्ते। हमें इंशाल्लाह ताला हम मुतवक्के हैं कि इंशाल्लाह वहाँ से भी हमें अच्छी सपोर्ट मिलेगी। बैलेंस ऑफ करने के लिए होता है या आपका जो एक्सटर्नल फ्रंट ये अकाउंट में रखने के लिए होता है? ये पैसा खर्च करेंगे? नहीं, ये पैसा जो है ना, देखें 2 किस्म के लोन्स होते हैं। एक होते हैं टाइड टू प्रोग्राम्स, यानी या टाइड टू प्रोजेक्ट्स। ये वो नहीं है, ये वो हैं जिनको हम अपने मर्जी के साथ खर्च कर सकते हैं, या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए होते हैं। आप इसके से अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं, आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूँ, हमारे मेरे साथ ही रहिएगा। के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि तालीम के बजट में और सेहत के बजट में आप लोगों ने कटौती क्यों की है। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर साहब हमारे साथ हैं।
हमाद साहब ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत ने तालीम के लिए मुख्तस बजट में 20% की नुमाया कमी की है। आइंदा माली साल के लिए बजट में तालीमी उमूर के लिए इस बार जो आपने रखे हैं इस माली साल के लिए 77 अरब रखे हैं, लेकिन अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए जब नून लीग ने अपना आखिरी बजट पेश किया था उन्होंने 97 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस किए थे। 20% कटौती की है आप लोगों ने, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल कोई कटौती नहीं की। मैं आपको ये बताऊं कि जो हम बुनियादी तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन को, क्योंकि एजुकेशन एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, सूबों के पास है, लेकिन हायर एजुकेशन वफाक के पास है, तो इसके ऊपर इसके दो किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जहाँ पे नई यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं और डेवलपमेंट होती है, और एक करंट एक्सपेंडिचर जो आपकी एग्जिस्टिंग तनख्वाहें और एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस के ऊपर पैसे लगते हैं। जो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है हायर एजुकेशन कमीशन का, उसमें हमने 35% का इजाफा किया है और करंट एक्सपेंडिचर में हमने 9% की कमी की है। इसके अलावा हमने एक नया हेड क्रिएट किया है जिसको नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं। इसके अंदर हमने 14 अरब रुपए मुख्तस किए हैं पहली मरतबा पाकिस्तान में। इन सब को अगर आप मिलाएं तो ये एजुकेशन के बजट को हमने कटौती नहीं की बल्कि इसको बढ़ाया नहीं, है। टोटल बजट कितना है? 77 अरब नहीं रखा आप लोगों ने? 77 है ना टोटल विफाक का? तालीमी बजट की बात कर रही हूँ टोटल। देखें जो टोटल बजट है मैंने आपको उसको बताया ना, उस 77 का अगर ब्रेक डाउन करें तो उसके अंदर मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पे परसेंटेजेस लिखी हुई हैं। कोई मसला नहीं, उसके अंदर डेवलपमेंट का जो उनका एस्पेक्ट है उसको 35% बढ़ाया है। कंपैरिजन कर रही हूँ ना, पिछले साल टोटल 97 अरब था तो उस लिहाज से तो कटौती हुई ना, कहीं से भी काट दी आपने पिछले। नहीं देखें कागज पे लिख देना 97 अरब, ये तो लिख जाते थे, ये तो 2000 अरब लिख गए थे पीएसडीपी में, पैसा इनके पास जेब में कोई भी नहीं था, ठीक है ना। कागज पे लिख देना और एक्चुअल स्पेंड होना उसमें बड़ा मुख्तलिफ होता है। हम ये बजट बना रहे हैं जो एक्चुअल स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं उसके मुताबिक, और ये मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि HEC का जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें हमने 35% का इजाफा किया है। और ये जो 14 अरब रुपया हमने नॉलेज इकोनॉमी के लिए अलहदा किया है ये भी इवेंचुअली इनडायरेक्टली तालीम के ऊपर ही जाना है। तो सेहत के हवाले से जो 11 अरब रखे हैं पिछले साल बजट में, आप फिर कहेंगे डॉक्यूमेंट्स में लिखने में कुछ भी लिख दें 11 अरब थे, इसको कैसे, इसकी डिवीजन कैसे की है आपने? नहीं मैं आपको उसकी मैं आपको मुकम्मल तफसील बता देता हूँ कि पिछली हुकूमत ने जनाब 25 अरब रुपए की इसके ऊपर एलोकेशन कर दी, क्योंकि उन्होंने तो चले जाना था ना, उन्हें किसी ने बाद में पूछना था कि ये आपने क्या लिखा और क्या था। 25 अरब रुपए की हेल्थ में एक ऐसी एलोकेशन की कि जिसके अगेंस्ट कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ठीक है जी। सॉरी 11 अरब रुपए की 11 अरब रुपए की एक लंप एलोकेशन रखी उन्होंने जिसके अगेंस्ट कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे, उसको हमने रिमूव किया। इसके अलावा एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जिसे हम EPI कहते हैं, इसके माजी में 6 अरब रुपए की इसके लिए एलोकेशन की जाती थी, वो एलोकेशन अब डायरेक्टली प्रोविंसेस को दे दी गई है। इसलिए हमने इसका जो एक्चुअल स्पेंडिंग हुई है इस साल में वफाक की तरफ से वो 8 अरब रुपए हुई है हेल्थ के ऊपर। इन सारे प्रोजेक्ट्स को निकाल के हमने इस मरतबा 13 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए हैं हेल्थ के लिए। ये जो कैटेगराइजेशंस होती हैं कि किस तरह क्लासिफाई किया जा रहा है और कई चीज़ें हैं वो लाइन आइटम्स हैं वो प्रोविंसेस को मुंतकिल हो जाती हैं, उसके ऊपर आजकल सियासत खेली जा रही है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन दवाइयों में कमी करने, कीमतों में कमी करने का कुछ ऐलान कर देते। जी, दवाइयों में कमी करने के लिए जो दवाइयाँ बनाने के लिए ख़ाम माल आता है उसके ऊपर ड्यूटी को हमने काफ़ी कम कर दिया है, एक स्लैब ड्यूटी को कम कर दिया है, तो उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि दवाइयों में कमी आएगी। फ़र्क पड़ेगा इससे इंशाल्लाह। देखें जाहिर है क्योंकि अगर आप खाम माल मंगा रहे हैं, आप दवाई बनाने वाली कंपनी हैं और आपके खाम माल पे पहले 10% ड्यूटी लगी हुई थी, अब 5% लगी हुई है। अच्छा। तो नेचुरली आपको उससे वहाँ से प्ले मिल जाएगा। अच्छा, 10 सालों के कर्ज़ों की तहकीकात के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमीशन बनाने का ऐलान किया, पूछना मैं ये चाहती हूँ कि उसमें उन 10 सालों में आपका पिछले 10 महीनों का टेन्योर शामिल होगा कि आप लोगों ने जो चाइना से लिए, सऊदी अरब से लिए, UAE से लिए, उनकी भी तहकीकात होंगी कि आप लोगों ने जो पैसे लिए 9.3 बिलियन डॉलर गालिबन है, इसका आप लोगों को भी हिसाब देना होगा कि कहाँ खर्च किए, किन किन जगहों पे खर्च किए। अब बिल्कुल हम तो हर चीज़ का एक एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ज़रा यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मुझे आप सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा। जी प्लीज़। ये जो अक्सर कहते हैं ना कि जी इन्होंने बड़े कर्जे ले लिए, इन्होंने ये कर लिया। हाँ। हमने जो कर्जे लिए हैं टोटल उसकी रकम है तकरीबन 2400 अरब रुपए। हाँ। बाकी तमाम रकम वो है तकरीबन 1300 अरब बनती है जो पुराने लिए हुए कर्ज़ों का किताबों के अंदर हुजम बढ़ा है क्योंकि आपके रुपए की कदर कम हुई है। हम क्यों कर्जे ले रहे हैं, सवाल यही है ना कि हम क्यों कर्जे ले रहे हैं। तो अब क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये हम कर्जे इसलिए ले रहे हैं कि हमको बड़े अपने अखराजात ज़्यादा कर रहे हैं?
बिल्कुल नहीं। सिविल गवर्नमेंट जो है वो अपने अखराजात कम कर रही है। हर महकमा, आर्मी जो है वो अपने अखराजात को नहीं बढ़ा रही। आपके जो बाकी तमाम महकमे हैं वो अपने अखराजात, PM हाउस तक अपने अखराजात के अंदर 40% की कमी लेके आ रहा है। तो ये कर्ज़े कहाँ जा रहे हैं? ये कर्ज़े वो हैं जो हम कर्ज़े ले रहे हैं। हम इसलिए ले रहे हैं कि जो इन्होंने पुराने कर्ज़े लिए हुए थे उनके सूद की अब अदायगी का वक्त आ चुका है। सही है। उस सूद की अदायगी के लिए अब देखें ना, एक शख्स है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक शख्स है वो कर्ज़ा लेना शुरू कर देता है और उसकी बड़ा शाह खर्चियाँ खर्चा है और उसकी आमदन जो है उसके इर्द गिर्द दोस्तों को लगता है कि बड़ी इंक्रीज़ हो गई है, उसका लाइफस्टाइल बड़ा इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन वो कर्ज़ ले ही जाता है, अपनी आमदन का ज़रिया कोई नहीं बनाता या अपनी आमदन को बढ़ाता नहीं है। एक वक्त आएगा वो इतना मकरूज़ हो जाएगा कि उसके पुराने कर्ज़ों पे सूद अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। इस सूरत हाल में हमें पाकिस्तान की मईशत को ये हमारे हवाले करके गए। इसलिए हम जो कर्जा ले रहे हैं, हम पिछले साल देती रही है ना कि हम तो इसलिए कर्ज ले रहे हैं जो हमारे लिए पीपल्स पार्टी छोड़ के गई है, हमने वो कर्ज लेने हैं, हमने तो उन सूद की अदायगियां करनी है जो वो कर्ज उसका जवाब सुन लें, उसका शाजिया आप जवाब सुन लें, उसका आप शाजिया जवाब सुन लें। नून लीग कर्जे इसलिए लेती थी बुनियादी तौर पे, एक तो ये कि बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स के किए जाते थे जिसकी अब नैब में तहकीकात हो रही हैं, ओवर इन्वॉइसिंग और किकबैक्स और कमीशंस के जो हैं वो इल्ज़ामात सामने हैं। दूसरी चीज़ इसलिए कि वो खसारे अपने बढ़ाई जा रहे थे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $2.5 अरब से $20 अरब पे चला जाएगा तो जाहिर है कि आपका मुल्क जो है वो दिवालिये के करीब आ जाएगा और आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। और ये जो खसारे बढ़े हैं ये हमने तो नहीं बढ़ाए, हमने तो बल्कि 30% कम किए हैं, ये खसारे इन्होंने बढ़ाए थे। इसलिए ये किसी पे नहीं डाल सकते पिछली हुकूमतों पे मुस्लिम लीग नून वाले, क्योंकि इनको तो जो मिसाल मैं आपको एक और फिगर देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पाकिस्तान के, जब मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से हुकूमत संभाली तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो 6 माह की इंपोर्ट्स कवर करने के लिए काफ़ी थे। जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ के गई तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 2 हफ्ते के भी नहीं थे कि वो आपकी इंपोर्ट्स को कवर कर सकें। इसलिए ये पीपल्स पार्टी पे तो वो कम अज़ कम नहीं डाल सकेंगे। पीपल्स पार्टी की मईशत के अपने मसाइल थे, लेकिन ये मसला नहीं था कि वो फॉरेन एक्सचेंज का कोई ऐसा क्राइसिस छोड़ के गए हों कि जिसकी वजह से इन्हें बड़े कर्जे लेने पड़े हों। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अपोजिशन कह रही है कि हुकूमती अरकान चाहते नहीं है कि बजट इजलास जो है जारी रहे, बहस मुकम्मल हो। कल भी हमने देखा कि हुकूमती अरकान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हमें देखने को मिला। हुकूमत नहीं चाह रही बजट पास हो। अच्छा जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आपने देखा कि जब मैं बजट प्रेजेंट कर रहा था तो किस तरह की हंगामा राई हुई। तो ऑपोजिशन का काम होता है उनके ऊपर तशद्दुद ऑपोजिशन क्या करे, ऑपोजिशन का काम सुने तो सही ना, सुने तो सही। मैं अभी बताता हूँ ना कि इनका असली काम आजकल क्या है। हमारी खातून MNA के ऊपर तशद्दुद किया गया, वो बेचारी इतनी शरीफ खातून है, वो मीडिया में भी नहीं आई शर्माते हुए कि मैं किसी को क्या बताऊं कि इन्होंने मेरे साथ वहाँ पे क्या सलूक किया। लेकिन मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप बिल्कुल सामने आएँ और बताएं कि हकीकत आपको किस तरह वहाँ पे तशद्दुद आपके ऊपर किया गया। अब उस दिन जब बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन को 1 घंटा इनका माइक खुला रहा और मैं वहाँ पर मौजूद था। किसी हमारे बंदे ने वो लाइन क्रॉस नहीं की जो ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान लाइन होती है, किसी ने क्रॉस नहीं की। और ये खुद इतना ज़्यादा मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करने वाले साहब जो हैं, जब खड़े होते थे बोलने के लिए, अगर कहीं से एक ज़रा सी भी आवाज़ आ जाती थी तो वापस बैठ जाते थे कि जी मैं नहीं बात करूँगा, हाउस में डेकोरम नहीं है। तो भाई जब मैं तकरीर कर रहा था उस वक्त डेकोरम के आपको किधर गए रवायात और सारा कुछ जिसको आज आप याद कर रहे हैं। इसलिए इनको इतना हसास नहीं बनना चाहिए, इनको भी हिम्मत करनी चाहिए। मैंने भी हिम्मत की थी, ये भी हिम्मत करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई हौसले की कमी है तो तैयार कर लिया है कि वो शोर करते हैं तो ऑपोजिशन जब बात करेगी तो हम लोग भी जो है ना वो शोर शराबा करेंगे। ऐसे अगर मुकाबलेबाजी होती रहेगी तो नहीं, ये बात नहीं। असल में मसला ये है, मसला शाजिया ये है, मसला शाजिया ये है, शाजिया मसला ये है कि ये जो जमहूरियत है ना, इन लोगों को, दोनों ख़ानदानों को आदत है शहाना रवैये की। दरबारियों के इर्द गिर्द ये घिरे रहे हैं। जब ये बोलते थे तो आगे लोग हाथ झुका के खड़े हो जाते थे। जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुकमुका किया हुआ था वो उसमें तो कुछ होता ही नहीं था। हम लोग तो सवाल पूछते हैं, हम लोग तो क्वेश्चन करते हैं। अब इसकी इन्हें आदत नहीं है क्योंकि ये शहाना दौर के टाइम के पले हुए हैं सारे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमाद अजहर, वज़ीर बराए रेवेन्यू हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान दुश्मनी में मोदी अपने ही शहरियों के बुनियादी हुकूक को क्यों ख़त्म करना चाह रहा है। एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, मोदी सरकार से खैर की उम्मीद रखना दीवाने के ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं। इसके इत्तलात तो आती ही रहती हैं कि भारत में आए रोज़ मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग हो रही है,
लेकिन मोदी के महान भारत में मज़हब के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। इसका अमली सबूत ये है कि कल भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में जोड़ मेला में शिरकत के लिए सिख यात्रियों को लेने के लिए लाहौर से जाने वाली जो ट्रेन थी उसमें मुसाफिरों को आने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके खिलाफ बड़ी तादाद में सिख बिरादरी ने अटारी रेलवे स्टेशन पर अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ और पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी की। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 8 यात्री जिनके पास वीज़ा था वो अटारी से पैदल चलकर पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हुए, जबकि एक हफ्ता पहले ही भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 35वीं बरसी पर गोल्डन टेम्पल के गिरदोनवा में हमने देखा पुलिस और सिख मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई, जबकि अमृतसर समेत सिखों की अक्सरियत वाले हर ज़िले में तकरीबात भी हुई, मुजाहरे भी हुए और खालिस्तान का एक जो मुतालबा है ये एक बार फिर से दोहराया गया और भारत का जो रियासती जबर है उसके खिलाफ एक बार फिर से एहतजाज को बुलंद किया गया। जबकि दूसरी जानिब शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से खित्ते में अमन की बात की है और मसला कश्मीर को हल करने के लिए भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर आने की दावत दी है। जबकि वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक नरेंद्र मोदी और इमरान खान के दरमियान एक साइड लाइन मुलाकात भी हुई है। सवाल ये है कि इस मुलाकात का कोई मुस्बत नतीजा भी आएगा। दूसरा सवाल ये भी है कि मोदी सरकार का हिंदुत्व का नारा भारत को तकसीम कर देगा क्या और मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी पर में अपने ही लोगों पर जुल्म करने पर क्यों तुली हुई है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और कुछ ही देर में मेंबर महकमा औकाफ गोपाल सिंह चावला भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपसे शुरू करती हूँ। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब हमने जब इनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए जाते थे। एक मीडिया ने एक बाकायदा कैंपेन शुरू की हुई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन कल से फिर हम देख रहे हैं कि मीडिया एक प्रोपेगेंडा जो है ना उन्होंने शुरू किया हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ के मोदी ने रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात को। ये एक आप समझते हैं कि एक सोची समझी साजिश है भारतीय मीडिया की, प्रोपेगेंडा है, एक वो लाइन है, एक वो हार्ड लाइन है जो मोदी ने अपनाई थी इलेक्शन में और मीडिया आज तक वो लेकर चल रहा है। इससे फायदा क्या होगा भारत को? ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि ये कंटिन्यूशन है उसी बात की जो इन्होंने इलेक्शन से पहले बात की, इलेक्शन के दौरान की और बाद में भी की। लेकिन ये है कि इसका साफ ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं को ज़्यादा है। आप देखिए कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसके बाद जो वैसे आम अमूमी तौर पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो सलूक रवा रखा हुआ है, दालत्स के साथ जो उनका रवैया है, इवन क्रिश्चियंस के भी वो खिलाफ मुख्तलिफ उनके एक्शन आते रहते हैं और अब सिखों के खिलाफ उन्होंने ये नया महाज खोल लिया है। तो वैसे तो अगर कोई दुश्मन कहते हैं कि गलत काम करता रहे तो उसको टोकने की ज़रूरत नहीं, उसको करता रहने दो, लेकिन चूंकि हमारे वो पड़ोसी भी हैं और जो असरात हम पर भी पड़ते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम अगर उनको कोई एडवाइस दें, अक्लमंदी की बात बताएं तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि वो जैसे चिकने घड़े पर असर कोई नहीं होता, तो असर कोई नहीं है। जहाँ तक ये है कि हम उनको बार बार अमन का पैगाम दे रहे हैं। मैं अब ये इस्तदा करूँगा अपने फॉरेन ऑफिस से और अपने बाकी लीडर्स से कि बस अब ये बंद कर दें। ये बार बार ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई खुदा ना खास्ता उनसे अमन की भीख मांग रहे हैं। हम तो इस खित्ते के भी लगता है कि भारतीय मीडिया भी इसे पाकिस्तान की कमजोरी जाहिर करके प्रोपेगेंडा एक कर रहा है, पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि शायद हम मरे हुए जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए हम जो है ना वो घुटने टेक रहे हैं और मोदी सरकार भी इस चीज को ऐसे ही जाहिर कर रही है। हाँ जी, देखिए असल में बात यह कि जो कुछ हुआ है बिश्केक में वो आपके सामने है, पूरी दुनिया ने देखा है, कैमरे की आंख ने उसको रिकॉर्ड किया है। उसमें आपने खुद महसूस किया होगा, पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे सकती है कि जो पजीराई मिली पाकिस्तान के वजीर आज़म को, हिंदुस्तान के वजीर आज़म तो उसके नज़दीक भी नहीं है। आपने देखा किस तरीके से वो बातचीत की, कौन उनको रिसीव करने आया, उनको कौन रिसीव करने आया। जब ग्रुप फोटो हुआ तो उनको कहाँ खड़ा किया गया, वजीर आज़म हमारे कहाँ खड़े थे। जब बातचीत का मौका आया तो जी, और चीनी सदर ने मुलाकात और रूसी सदर की मुलाकात और आपस में गुफ्तगू, तो ये तो साफ जाहिर है। तो उसको मेरे ख्याल अपनी खिफत मिटाने के लिए वो जो बातचीत कर रहे हैं वही यही मैं कह सकता हूँ। और दूसरा ये कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं, अपने ही खिलाफ ये सारे काम कर रहे हैं, अपनी अवाम
सिख भी तो हिंदुस्तानी अवाम है, वहाँ के मुसलमान भी तो वहीं के अवाम है। तो अगर वो अपने ही अवाम के खिलाफ अलम बुलंद किए हुए हैं तो बज़ाहिर तो हमें और दूसरी बड़ी अहम बात जनरल साहब ये कि ऐसे इक़दाम से जो सिखों की एक खालिस्तान तहरीक है उसका जो मुतालबे और ज्यादा जोर पकड़ेगा, ना सिर्फ जोर पकड़ेगा बल्कि आपको पता है कि दुनिया में एक रेफरेंडम होने वाला है 2020 में, जिसमें खालिस्तान बकौल एक बज़ाहिर एक मुल्क बनकर उसके लिए रेफरेंडम करेंगे सारे सिख। और आप देखेंगे कि अगर यही हालात रहे तो सिखों की अक्सरियत जो है हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान के बाहर भी रेफरेंडम में अगर वो कामयाब हो गए खालिस्तान के रेफरेंडम में तो इनको तो पता चल जाएगा। तो ये इनकी जो इंतहा पसंदी है इन्हीं को ले डूबेगी। हमें फिक्र है हिंदुस्तानी अवाम की जो पिसे हुए हैं उसमें खासकर मुसलमान हैं, सिख हैं, दालित्स हैं। और मुझे लगता है कि अनकरीब पाकिस्तान को हो सकता है कि ये मामला ज़रा लेकर जाना पड़े यूएनओ में या कहीं पर, क्योंकि कहीं के भी अवाम अगर पिछड़े और ख़ासकर अगर आपके नेबरहुड में हो तो वो चूंकि आपको अफेक्ट करते हैं, इसलिए इस बात को उठाना मेरा ख्याल है कि लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अपने मसाइल को, हिंदुस्तान की साजिशों को, इवन के सबूतों को अक़वाम मुत्तहिदा तक ले गया? आपको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हिंदुस्तान ने कार्रवाइयां की हैं, सारे सबूत एक डोजियर पेश किया गया। आपको याद होगा सरताज अजीज साहब ने यूएनओ में सारा एक डोजियर पेश किया गया था। लेकिन दुनिया जो है ना हमारी शिकायत को, हमारे एहतजाज को उस तरीके से संजीदा नहीं लेती है। नहीं, ऐसा सब देखें कि फ़र्क तो आ रहा है ना। आप देखिए कि पहले यूएनओ की जब यहाँ पर प्रेसिडेंट आई थी उन्होंने क्या बात की थी कश्मीर के हवाले से, फिर यूरोपियन यूनियन में जब बात हुई कश्मीर के हवाले से, यूके में जो कश्मीर के हवाले से बातचीत हुई उनकी पार्लियामेंट के मेंबर्स में, तो ऐसा बात सिर्फ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लगातार इस बात को उठाने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें पजीराई होगी। और अभी आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स की पहले तो था, फिर ये OIC की तरफ से भी आया, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। हमें डोजियर पे डोजियर, एक डोजियर नहीं कई डोजियर दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्या हुआ ग्वादर में, क्या हुआ अरमारा में, क्या हो रहा है वजीरिस्तान में, और ये शाखसाने कहाँ पे मिल रहे हैं। तो लेकिन ये जरूर है कि मेरा ख्याल है कि हमें बार बार अमन की बात इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात पुलवामा का जो ड्रामा रचाया गया, सुक्की का सामना भी भारत को करना पड़ा, उस प्रोपेगेंडे में भी कामयाब नहीं हो सका। भले इलेक्शन तो जीत गया अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंक कर, लेकिन दुनिया को सारी हकीकत का इल्म है। बिल्कुल, ये दुरुस्त है। और उसके अलावा जहां तक उनके मीडिया की बात है, वो तो देखिए कि उनका जहाज यहाँ गिर गया, उनका हमने पायलट पकड़ लिया, वो वापस कर दिया, वो उसको भी नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि हमने जहाज गिराया। तो जब इस तरीके से की बात हो कि आप मुंह पे सफेद झूठ बोल रहे हो, तो उस मीडिया का क्या कहना और उस मुल्क का क्या कहना। मेरा ख्याल हिंदुस्तान बड़ी तेजी से पस्ती की तरफ जा रहा है। और ये कोई बात हमारे लिए खुश आइन नहीं है, लेकिन यह है कि उनको हम बावर ज़रूर करा देना चाहते हैं कि देखिए हमारे बार बार अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, और वो समझने की कोशिश करें कि ये 1.5 अरब लोग जो है इस खित्ते के, उनको यरगमाल नहीं बनाया जा सकता सिर्फ एक्सट्रीमिज़म की बुनियाद पर और एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप की बुनियाद पर। एक और मैं बस आखिर में ये कहूँगा कि हमें ये अमन की जो है अपनी तरफ से दरवाज़ा भी बंद कर देना चाहिए, एक पट खुला रखें। अब जब वो अमन की बात करेंगे तब हम अमन की बात करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसका आधा बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई अच्छी मुनासिब तरीका नहीं है। एक खुद मुख्तार कौम, एक जो अपनी इज्जत करना जानती हो, उनको बार बार आगे उनके ये हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है अमन के। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड आदिल लोधी साहब हमारे साथ हैं। अब हमें ज्वाइन किया मेंबर महकमा औकाफ गोपाल सिंह चावला साहब ने। बहुत शुक्रिया गोपाल साहब आपका। ये बताइएगा कि भारत ने जो सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोका है, 2017 में भी भारत ऐसा रवैया जो है ना वो दिखा चुका है। सिख बिरादरी जाहिर है जो आप किसी को भी उसकी जो मजहबी रसूमात हैं उसको अदा करने से आप रोक ही नहीं सकते हैं। तो अब सिख बिरादरी ने क्या लाहे अमल अपनाया है? एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे अब आप लोग? जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे मुझसे पहले जनरल साहब ने भी ये बात की है कि ये हिंदू कौम जो है ये ऐसी कौम है कि इनको जब थोड़ी सी आप ताकत शो करोगे तो ये फिर राम राम करेंगे। अगर थोड़े से आप इनको अमन वाली बात करोगे या थोड़े से नीचे आ जाओगे तो ये ऊपर चढ़ जाएंगे फिर। लिहाजा ये हम सिखों के साथ मुजालम करना इनकी एक रवायत बन चुकी है।
यानी कि 1947 से लेकर आज दिन तक। इन्होंने 1947 में हमारे साथ वादा किया कि हमारे साथ हो, जो हम आपको अपना अलग मुल्क खालिस्तान दे देते हैं, सही, वो ना दिया। 1952 में इन्होंने सिख की जो शिनाख्त है उसको खत्म कर दिया और ये कहा कि ये सिख जो है ये हमारी एक शाख है 1952 के इनके एक्ट के मुताबिक। सही, तो वो आज तक सिखों को अपनी आइडेंटिटी नहीं दी इन्होंने। सही। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बढ़ते रहे। पंजाब में सिखों का खात्मा करना, फिर 1984 में हमारी नस्ल कुशी करने की कोशिश की गई। तो अब ये दूसरी तीसरी दफा हो रहा है कि हम अपने मजहबी रसूमात जो अदा करते हैं, इंडिया ये इसमें भी रुकावट डाली जा रही है और अपने ही लोगों को जो है ना मोदी सरकार अपने खिलाफ कर रही है, जिसका नुकसान यकीनन एक दिन भारत को, मोदी सरकार को उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।